Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EMI भी कहते हैं। E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेट, I फॉर इंडक्शन। यानी मैग्नेट से करंट इंड्यूस करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मीन्स करंट, यहां सेंस है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से हमको करंट प्रोड्यूस करना है। बेसिकली बहुत पहले से साइंटिस्ट्स को ये लग रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजिकल स्टडी करें तो सबसे पहले करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये डिस्कवर किया। और इसके बाद ये जोर पकड़ लिया कि बाय सिमेट्री ऑफ नेचर अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करने में लग गए, लेकिन सबसे पहले जो सक्सेस मिला था फैराडे को। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज लॉ डिस्कस करेंगे तब हम उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली कैसे इसको डिस्कवर किया। अभी हम आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं समझ सकते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर एनालॉजी से देखें तो ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही जैसा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सरफेस और पासिंग थ्रू अ लूप इज डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट भी हमने लिखा है, वो ये दिखाने के लिए कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अदरवाइज केवल फाई लिखोगे तो कंफ्यूजन ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स की। अगर B पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, तो B फिर कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और B बाहर निकल जाएगा तो ds का इंटीग्रेशन एरिया वेक्टर है तो एरिया हो जाएगा 0 to a। इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिख सकते हैं B डॉट A, यानी A B cos थीटा। अब यहां पे हम देखें बेटा, यहां पे हमने दिखाया ये सर्कुलर लूप जो लिया है ये एक एरिया वेक्टर है, डायरेक्शन हमने दिखाया हुआ ये। इस पॉइंट पे, इस लूप पे अगर सपोज कर ले मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है तो ये जो फार्मूला ए बी कॉस थीटा, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया कि थीटा है क्या। थीटा बेसिकली वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो ये हो गया भाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, और इसका यूनिट क्या होगा भाई? तो इसके दो यूनिट हम यहां दे रहे हैं, एक SI यूनिट जो वेबर है और दूसरा CGS यूनिट, इसका मैक्सवेल है। वेबर और मैक्सवेल दोनों ग्रेट फिजिसिस्ट थे।
अब इस एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन क्या है? तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। वेबर का एब्रिविएशन कैपिटल W स्मॉल b और मैक्सवेल का एब्रिविएशन कैपिटल M स्मॉल x। सो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल आया कैसे? इसको हम यहां पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो 1 वेबर है बेटा, अगर हम यहां से देखें तो यह है क्या? इसका यूनिट वही होगा जो इसका यूनिट होगा, एसआई यूनिट, इसका वेबर, तो इनका हम एसआई यूनिट लिख लें। एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, सो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये 1 वेबर होता है। अब 1 मैक्सवेल क्या होगा? तो सीजीएस यूनिट है 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू, जब हम यहां पे सीजीएस यूनिट चाहते हैं तो इधर भी सीजीएस यूनिट पुट करना होगा। एरिया का सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीएम स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड का गॉस, सो कैपिटल G सीएम स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 भाई, और ये इक्वेशन नंबर 2। हमको इन दोनों के बीच में निकालना है रिलेशन। सो 1 वेबर फिर से हम लिखें, सो 1 वेबर इज इक्वल टू, टेस्ला को अगर गॉस में कन्वर्ट करें तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, एंड देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सीएम स्क्वायर। करेक्ट? सो ये हो गया 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 8 गॉस इंटू सीएम स्क्वायर, गॉस सीएम स्क्वायर। और गॉस सीएम स्क्वायर क्या है बेटा? मैक्सवेल, सो इट इज 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ये हमारा रिलेशन आ गया जो हमने वहां पे लिखा है। कैसे आया ये हमने यहां पे करके दिखाया। अब इसी मैग्नेटिक फ्लक्स पे कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। आज का लेक्चर शॉर्ट रहेगा बेटा, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसी मैग्नेटिक फ्लक्स पे कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर एंड कर जाएगा। लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कम से कम आज हम लोग ये समझ लें। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे डिफिनेशन, 3 डिफिनेशन लिखी हुई बेटा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, दूसरा इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड देन थर्ड इंड्यूस्ड करंट। ये डिफिनेशन हम समझना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ लूप चेंजेस विद टाइम। यहां पे छूट गया, यहां पे क्या होना चाहिए? चेंजेस विद टाइम। यहां पे बढ़ा के लिख देते भाई। When magnetic flux linked with a loop changes with time, EMF is induced in the loop। यानी कोई भी लूप हम ले बेटा, इस तरीके से एक लूप ले लिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ लूप। मैग्नेटिक फील्ड वो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, या बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट हम ले लेते हैं ऐसे, ये बार मैग्नेट है और ये हमारा लूप है। अब अगर ये और ये दोनों रेस्ट में है, फिक्स है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिगरेटिवली हम दिखाना चाहें तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी,
ये ऐसे और भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी। इधर का मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं दिखा रहे, लेकिन इस लूप से पास नहीं कर रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल नहीं होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात पे जोर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा है और बहुत सारे टीचर ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली, magnetic flux passing through this loop is directly proportional to magnetic field lines. विजुअलाइज करने के लिए हम दिखा रहे हैं। अब जैसे जैसे इस मैग्नेट को हम दूर लेते जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे घटेंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। या इस मैग्नेट को लूप के नजदीक ले जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। या फिर इसको रोटेट करें या मैग्नेट को रोटेट करें। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, वो अगर टाइम के साथ चेंज करता है तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस फिनोमिनॉन को, इसी घटना को हम क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। और जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ लूप में, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो करंट फ्लो कर रहा है लूप में, उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। समझ में आ गया इतना? तो अब इसी पे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। इसको और डिटेल में आगे हम कहीं पढ़ेंगे। बस आपको ये अभी ये तीन डिफिनेशन समझने। ये जो घटना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो ईएमएफ इस लूप में इंड्यूस हुआ उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा लूप में, उसको इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। बेसिकली ये जो करंट हम पढ़ने जा रहे हैं, आज दुनिया का 90% या उससे ज्यादा करंट यही इंड्यूस्ड करंट यानी एसी करंट होता है। एसी करंट मींस ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है बेटा, वो 90 से ज्यादा परसेंट इसी मेथड से प्रोडक्शन होता है। बाकी बहुत कम करंट जो हम बैटरी या सेल से प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रॉब्लम्स करते हैं आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स पे। और मैग्नेटिक फ्लक्स पे प्रॉब्लम करने से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा, इसलिए हम प्रॉब्लम्स को करना चाहते हैं। वीडियो को आप 15 से 20 सेकंड आगे बढ़ा सकते हैं बेटा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पे। और प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, magnetic field in a region is 2I cap टेस्ला, यानी मैग्नीट्यूड 2 टेस्ला है और डायरेक्शन क्या है बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड आउट
magnetic flux passing through a square loop of area 5 meter square if loop lies in first question XY plane, second question YZ plane, and third question ZX plane. ये 3 क्वेश्चंस हैं। इनके लिए हमको मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला हम क्या यूज करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल टू ए डॉट बी या ए बी कॉस थीटा, ये हम यूज करेंगे। यहां से भी कर सकते हो बेटा, या फिर ए डॉट बी से भी कर सकते हो, दोनों मेथड है हमारे पास। तो हम ए डॉट बी से ही करके दिखाते हैं। पहले केस में जो स्क्वायर लूप है वो एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो इस लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा भाई, जेड एक्सिस के अलावा, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और सरफेस एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस होगा यानी के कैप, यानी एरिया वेक्टर को हम क्या लिखेंगे 5 के कैप डॉट मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई 2 आई कैप एक्स एक्सिस के अलावा। इनका डॉट प्रोडक्ट ले तो के कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया। ऐसे ही सेकेंड प्रॉब्लम करें, प्रॉब्लम नंबर 2। सो सेकेंड प्रॉब्लम के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 5 मीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर लूप किस एक्सिस किस प्लेन में रखा है, जेड वाई जेड प्लेन में रखा है। तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन भाई, एक्स एक्सिस, यानी यूनिट वेक्टर क्या होगा आई कैप। तो एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे 5 आई कैप डॉट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है भाई 2 आई कैप। डॉट प्रोडक्ट ले लें तो 5 2 10 आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया सेकेंड केस में। थर्ड केस में इसी पे सॉल्व कर देते हैं। सो थर्ड प्रॉब्लम, एरिया वेक्टर अब क्या लेंगे, ZX प्लेन में स्क्वायर लूप रखा है तो ZX प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, और ZX प्लेन के परपेंडिकुलर Y एक्सिस होता है, यानी J कैप होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। सो 5 J कैप डॉट मैग्नेटिक फील्ड है हमारा 2 आई कैप। J डॉट आई 0 होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो इसका आंसर थर्ड का हो गया 0। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा, सॉल्यूशन होगा फर्स्ट प्रॉब्लम का। अब सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं।
और सेकेंड प्रॉब्लम इसी से मिलता जुलता करते, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा सिंपल हमने लिया था बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा मुश्किल बना दें, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड ले लें, यहां पे दिखाते हैं, क्वेश्चन एकदम वही है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप टेस्ला। ये है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्क्वायर लूप। वो स्क्वायर लूप हो, सर्कुलर लूप हो, ट्रायंगुलर लूप हो, उससे कोई मतलब नहीं बेटा। सो ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर इफ लूप लाइज इन फर्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन, सेकेंड वाई जेड प्लेन, थर्ड जेड एक्स प्लेन। यानी मैग्नेटिक फील्ड ये दिया है, इस स्क्वायर लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना। अगर ये लूप कहां पे रखा भाई, पहला क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन में, दूसरा वाई जेड प्लेन में, तीसरा जेड एक्स प्लेन में। सो सॉल्व करते हैं, सिंपल मैकेनिज्म है बेटा, वही मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी करा था। और फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो ए कितना भाई 5। इस केस के लिए हमने लूप को रखा एक्स वाई प्लेन में, तो एरिया वेक्टर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी जो यूनिट वेक्टर होगा एरिया वेक्टर का वो होगा आई कैप। सो एरिया वेक्टर हो गया 5i कैप, 5i कैप डॉट, अब मैग्नेटिक फील्ड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, सो 10, बाकी के साथ 0 वेबर। ये हो गया आंसर। सेकेंड प्रॉब्लम करें तो फाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। यहां पे सबस्क्रिप्ट बी हम नहीं लगा रहे बेटा, क्योंकि यहां पे दिख रहा मैग्नेटिक फील्ड है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सो अब इस केस में लूप कहां पे रखा, वाई जेड प्लेन में रखा है, और वाई जेड प्लेन में रखा है, इसका मतलब जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया यार, ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ये के कैप होगा बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम में, और के कैप होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 5 वेबर आ गया, 5 वेबर। सो दूसरे केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो 5i कैप, 5i कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये हो गया 10 वेबर। लास्ट पार्ट करें भाई, थर्ड पार्ट, तो फाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब एरिया वेक्टर क्या लेंगे, तो जेड एक्स प्लेन में रखा है यानी जेड एक्स के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, तो जेड एक्स के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होता है यानी एरिया वेक्टर 5j कैप हो जाएगा। सो 5j कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप।
So this is 15 वेबर। 15 वेबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था बेटा। अब ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ए डॉट बी इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा यूनिफॉर्म है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। स्पेस में किसी भी पॉइंट पे चले जाए, मैग्नेटिक फील्ड यही रहना, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रहना। अब आप कहोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो उससे भी रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, और जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तब हमको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना होगा। सो क्वेश्चन करते बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3। और प्रॉब्लम क्या है? राइट डाउन, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन is 6 I कैप। टेस्ला, ये टेस्ला में 6 I कैप टेस्ला। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a square loop of side 5 meter of side 5 meter kept as shown in figure, shown in figure। ये फिगर हम दिखा रहे बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो लूप है वो ऐसे रखा गया है। ये स्क्वायर लूप है, यानी लूप का एक कॉर्नर ओरिजिन पे, एक एक्सिस, एक साइड वाई एक्सिस पे, एक साइड एक्स एक्सिस पे। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास कर रहा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा, फील्ड का डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, लेकिन फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे जैसे चेंज कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। बेसिकली इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर हम लिखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेटा, सॉल्व एकदम नहीं करना। इज इक्वल टू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी हम ये यूज करेंगे बी डॉट डी एस, यही लेंगे भाई। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी एस कॉस थीटा। सो डीएस क्या? एरिया वेक्टर। तो इस लूप के ऊपर कोई भी स्मॉल एरिया हम ले ले, ये एलिमेंट ले ले, ये हमारा डीएस एलिमेंट वेक्टर। इस डीएस एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? एलॉन्ग जेड एक्सिस। भाई स्क्वायर लूप जो है हमारा एक्स वाई प्लेन में रखा, तो स्क्वायर लूप के ऊपर अगर हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखें तो एक्स वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी जेड एक्सिस।
यानी ये जो एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर लिया है ds वेक्टर, ये भी क्या होगा, इसका डायरेक्शन z एक्सिस के अलोंग होगा। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो तो किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, यानी इसके और इसके बीच का एंगल इस प्लेन के ऊपर कहीं भी लूप में लोगे 90 डिग्री होगा। तो थीटा 90 डिग्री आ रहा। सो हमको आगे सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है भाई, हम ऐसे लिख देंगे cos 90। ये जो एरिया वेक्टर एलिमेंट हमने ds लिया, इस प्लेन के ऊपर, स्क्वायर लूप के ऊपर कहीं भी लोगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो ये 0 होगा। ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम का आंसर था। फोर्थ प्रॉब्लम, सो क्वेश्चन नंबर 4, और वो यहीं से कर देते बेटा। क्वेश्चन एकदम ऐसे ही है, ये z एक्स प्लेन में रखा है। किस में रखा भाई, z एक्स प्लेन में रखा है। अब इसको हम सॉल्व करें, तो अब सॉल्व करेंगे बेटा, अगेन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम कैसे लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a डॉट ds या a ds cos थीटा। अब इस केस में देखें b ds cos थीटा, मैग्नेटिक फील्ड b, सो b ds। अब थीटा देखें, b और ds के बीच एंगल क्या होगा, तो ds वेक्टर जो होगा बेटा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी जे कैप डायरेक्शन में होगा। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में, यानी अगेन एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया भाई, 0 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये ले लेते हैं YZ प्लेन। कहां पे रखा है भाई, YZ प्लेन में रखा है। और अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज 6 I कैप टेस्ला, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a square loop of side 5 meter kept as shown in figure। so YZ प्लेन में रखा बेटा, लेकिन YZ प्लेन में हम बहुत सारे जगह रख सकते हैं, हमको x कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। सो आगे लिख लो, द प्लेन passes through x is equal to 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर से पास कर रहा है, यानी YZ प्लेन में तो लाई कर रहा है, लेकिन कहां से पास कर रहा है भाई, x इक्वल टू 2 मीटर से पास कर रहा है। तो अब इस प्लेन के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले बेटा, तो वहां पे हमको B निकालने के लिए B इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 6x इक्वल टू 2 I कैप, यानी 12 I कैप टेस्ला। ये फील्ड यूनिफॉर्म हो गया। फील्ड क्या हो गया भाई, ये यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि देखो यहां फिगरेटिवली हम दिखाना चाहे बेटा, तो ये इस तरीके से है। सपोज कर लो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। तो कह रहा कि ये प्लेन कहां से पास कर रहा है, प्लेन पासेस थ्रू x इक्वल टू 2 मीटर, यानी यहां से ये प्लेन पास कर रहा है। तो ये प्लेन कुछ इस टाइप का होगा, अगर हम दिखाएं 3D में तो कुछ इस टाइप का प्लेन होगा। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हमको फाइंड आउट करना है, और
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस पे देखो, इस प्लेन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इस प्लेन पे हर जगह क्या है, 2 है। सो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अब फ्लक्स निकालने के लिए फार्मूला यूज करें हम, तो फाई इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ए बी कॉस थीटा या ए डॉट बी लगा सकते हैं। सो ए डॉट बी। एरिया वेक्टर अगर हम देखें तो क्या होगा भाई, साइड 5 मीटर है तो 5 इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर है 25, और डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, आई कैप डायरेक्शन होगा। सो 25 आई कैप डॉट 12 आई कैप। अब इसको सॉल्व कर लें तो इसका 4 यहां ले ले 100, यानी 3 बचा 300 वेबर, ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें इन जनरल बेटा नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन गिवन सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, और सिंपल मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। इस पे एक और क्वेश्चन हम करा रहे हैं, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। और वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको हम देखते हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज 6 आई कैप 6 एक्स जे कैप टेस्ला। क्या भाई, 6x j cap Tesla, find out magnetic flux passing through a square loop of side 5 meter kept as shown in figure। और यहां पे इसको हम बना दें, इसका डायरेक्शन ये j cap डायरेक्शन में है, तो j cap डायरेक्शन में लेने के लिए फील्ड हम ले लें ये यही एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, आगे लिख लो, एक्स जेड प्लेन ले लिया, हाँ ठीक, एक्स जेड प्लेन। सो हमको इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। कैसे रखा भाई, एक्स जेड प्लेन में रखा, ये हमारा स्क्वायर लूप। अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो देखो अब ये क्वेश्चन टफ हो गया बेटा, क्योंकि इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जे कैप। ये स्क्वायर लूप रखा है एक्स वाई प्लेन में, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जे कैप डायरेक्शन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी जे कैप डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, यानी फ्लक्स जीरो नहीं होगा, और फ्लक्स जीरो नहीं होगा तो अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है इस प्लेन में। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। ये अब ds एलिमेंट हमको ऐसा लेना होगा कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो वो हम कैसे लेंगे बेटा, एक ऐसे स्ट्रिप ले लेते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले लें, ये इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फिर इसी को 0 to 5 इंटीग्रेट कर देंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड है 6x j कैप, देन डॉट एरिया वेक्टर क्या होगा भाई,
तो लेंथ कितना होगा 5 मीटर और ब्रेड्थ इसका कितना लेंगे dx। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा 5 dx और डायरेक्शन क्या होगा तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यानी j का। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 0 to 5, सो 0 to 5। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 5 6 जा 30 x dx j डॉट j 1 हो गया इंटीग्रेशन 0 to 5। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा 15x स्क्वायर 0 to 5, so is equal to 15 into 25। इसको सॉल्व कर लो वेबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पिछले वाले से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करा देते बेटा, फिर क्लास को एंड कर देंगे। और वो जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है इसलिए हम सोच रहे हैं करा दें। शुरू में हमने बोला था कि क्लास शॉर्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा शॉर्ट हुआ होगा। 45 मिनट 1 आवर का तो क्लास हो ही गया। एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का थिन वायर है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसी प्लेन में एक रेक्टेंगुलर लूप लाई कर रहा जिसका ये साइड इसके पैरेलल है और ये डिस्टेंस है 5 मीटर और ये डिस्टेंस है यानी साइड 15 मीटर और ये 5 मीटर। सो क्वेश्चन क्या, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर, एक रेक्टेंगुलर लूप जिसका ये और ये साइड वायर के पैरेलल है, ये दोनों साइड वायर के परपेंडिकुलर है जैसा फिगर में दिख रहा है। ऐसे ये दोनों एक ही प्लाइन में लाई कर रहे हैं। सो फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स passing through rectangular loop रेक्टेंगुलर लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है ये हमको निकालना है। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, तो राइट हैंड स्क्रू रूल लगा, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर होंगे, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे और इधर इंटर कर रहे होंगे यानी क्रॉस होगा। ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड। भाई समझ में आ रहा है ना सबको, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हम इस राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। थंब को कर दिया करंट के डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फिंगर कर दिया, जिधर फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इनवर्स जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा। मुश्किल यहाँ पे यह है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा बेटा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फार्मूला तो याद ही होगा आपको। सो उसका फार्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई अपॉन 2 पाई आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा फील्ड घट रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड में। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, यानी इंटीग्रेशन करना होगा। और इस इंटीग्रेशन के लिए हम एलिमेंट चूज करेंगे बेटा। तो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं ऐसे, हमको एक ऐसा एलिमेंट चूज करना होगा जिसके ऊपर हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म हो, तभी हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये स्ट्रिप लिया, तो इस स्ट्रिप को ऊपर जिसका विड्थ हम ले रहे dx, क्योंकि dx वेरी स्मॉल है तो इस पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि x इक्वल टू r के जगह ये आ जाएगा ना, तो वो कांस्टेंट रह रहा है इसलिए फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अब इसका फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट कर दें, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b डॉट ds, ये लगा रहे भाई। अब फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा भाई x, क्योंकि यहां पे निकाला x। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन को हम सपोज कर ले इनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन है, तो उस इनवर्ड डायरेक्शन को हम आई कैप सपोज कर ले, तो एरिया वेक्टर का भी आई कैप हो जाएगा, और जे कैप सपोज कर ले तो एरिया वेक्टर भी जे कैप हो जाएगा, के कैप सपोज कर ले तो एरिया वेक्टर भी के कैप हो जाएगा। या फिर इसी को हम कॉस थीटा लिख दिए होते ऐसे, कॉस थीटा, फिर एरिया वेक्टर यहाँ पे नहीं लगाते तो कॉस थीटा लिख देते। तो हमको थीटा 0 रखना होगा बेटा, क्योंकि बी और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर का भी वही हम डायरेक्शन ले लेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर। सो ये बी हो गया। अब डीएस, इस स्ट्रिप का एरिया क्या लिखे, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का लेंथ 5 मीटर, विड्थ dx, सो इनटू 5 dx। कॉस थीटा कितना हो गया भाई, 0 हो गया। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि 180 क्यों नहीं ले, तो ऐसा हम नहीं करेंगे बेटा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर प्लेन लूप के लिए हमेशा सेम डायरेक्शन लेंगे। हाँ, अगर इसी को 180 से रोटेट कर दिया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उस केस में एक केस में सेम डायरेक्शन लेंगे तो दूसरा अपोजिट हो जाएगा। जो हम कहना चाहते हैं वो आगे आएगा कहीं ना कहीं बेटा। लेकिन इन जनरल जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो और ऐसे कोई लूप दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसा आप फील कर रहे हो, तो हमेशा सेम डायरेक्शन लेंगे। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है इनवर्ड, एरिया वेक्टर हम बाहर भी ले सकते हैं अंदर भी ले सकते हैं, तो क्या लेंगे, अंदर की ओर सेम डायरेक्शन, ताकि फ्लक्स पॉजिटिव आए, इसलिए हमने 0 लिया। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे बेटा, तो यहां से लेके यहां तक। तो x का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 5, और x का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 5 + 15 20, सो 5 से लेके 20 तक इज इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कितना दिया हो भाई 10 एम्पियर, ये भी कांस्टेंट है, यहां 5 भी कांस्टेंट है, cos 0 1 हो गया अपॉन 2 पाई। अब अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, 5 to 20। फर्दर इसको हम यहीं पे ऊपर सॉल्व कर देते बेटा। सो इज इक्वल टू 5 यहां पे लिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 to the power -7, तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हो जाएगा 2 into 10 to the power -7, और ये हो गया 50।
1/x का इंटीग्रेशन ln x लिमिट 5 to 20 इज इक्वल टू, ये हो गया 100 यानी 10 to the power -5। अब ये हो गया ln 20 माइनस ln 5 नेचुरल लॉग भाई। ln का मतलब क्या हुआ? नेचुरल लॉग। सो log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n। तो 10 to the power -5 ln 4। इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power -5 into 2 ln 2। कैसे लिखा भाई? देखो, log m to the power n इज इक्वल टू, फार्मूला होता है n log m। ये log का फार्मूला बेटा। log m to the power n क्या होगा भाई? n log m। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2। तो 2 ये इधर आ गया, इस तरीके से लिखा। और ln 2 ये वैल्यू नेचुरल लॉग 2 आपको याद होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी बड़ा यूजफुल है बेटा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 नेचुरल लॉग 2 क्या हो जाएगा? 0.6931 टेस्ला। ये आंसर यहां एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर। एग्जाम में ये आंसर आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है बेटा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सो आज का लेक्चर यही खत्म करते बेटा। जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। ये तो पूरा मैथमेटिकल था, और वो क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज। हमारे इस लेक्चर को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।